अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज जिन दो टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूंगा, एक है हमारे पाकिस्तान से उसका ताल्लुक और दूसरा है हमारे खित्ते से ताल्लुक। पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और बैनुल अक़वामी जो है वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के मुतालिक। अब जैसे कल के वीलॉग के अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, जैसे बारिश होती है आसमान से, इतना झूठ बोलेंगे। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मिल गई है, खबर आ चुकी होगी कि वफाकी अदारा शुमारियात चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर साहब, उनको उन्होंने इतना प्रेशराइज किया और उनको कहा कि आप गलत फिगर्स शो करें, गलत जो असल में जो चीज़ें नहीं है वो आप करें, फार्मूला चेंज करें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने इदारे अपने 3.5 साल के अंदर इतने थोड़े बहुत मजबूत कर दिए हैं कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। तो ये हमें दूसरी एग्जांपल मिल रही है। इससे पहले चेयरमैन वापडा जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है। सिर्फ उसकी वजह यही थी कि शहबाज हुकूमत उनसे नाजायज़ काम करवाना चाह रही थी, गलत फिगर्स देना चाह रही थी, ताकि ये शो किया जाए कि पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बेकार थी। जिस तरह मैंने आपको कहा, अभी अभी आप तैयारी पकड़े, इतना झूठ होगा कि हम खुद परेशान हो जाएंगे कि ये इतना झूठ पैदा कहाँ से कर देते हैं। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि इसाक डार जाने से हुकूमत जाने से पहले नवाज शरीफ और इसाक डार ने वो बड़े बड़े पैकेजेस की बम्बार कर दी कि ये हम तुम्हें दे देंगे, वो देंगे। जिस जिले जाते थे यहाँ पे करोड़ों का बजट, वहाँ पे करोड़ों का फंड हम दे देंगे, और जेब में 1 रुपया नहीं था हुकूमत के। अपनी जेब से तो खैर ये कभी देंगे नहीं, ये तो हुकूमत से लेते ही हैं। तो यही इनकी हरकतें हैं। वही बात है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने गलत कह दिया। इनके बारे में आता है कि चोर चोरी से भी ना जाए, हेरा फेरी से भी ना जाए। अब कुछ बात करता हूँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई, इसमें क्या हासिल हुआ और क्या होगा, और आगे वाले दिनों के अंदर क्या मैं देखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप समझें कि रूस ने इसके ऊपर हमला किया क्यों यूक्रेन पे। उसकी सिर्फ मेन वजह यही है कि यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। वेस्टर्न जो है, जिस तरह अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ये यूक्रेन के अंदर काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। और यूक्रेन की सरजमीन काफ़ी बेहतर है एग्रीकल्चर के लिहाज से, उनके पास अपने कुछ ज़खायर भी हैं, अच्छा अच्छा तकड़ा मुल्क है। अब मगर उसका जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वो रशिया के साथ लगता है। इन्होंने कोशिश ये शुरू कर दी कि यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो शुरू कर दिया। रशिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। रशिया पहले इससे ज़ेलेंस्की से पहले जो यहाँ पे था, हुकूमत जो थी वो रशियन थी काफ़ी। उसको एक जिस तरह हमारे मुल्क में इंपोर्ट की गई है हुकूमत, इसी तरह वहाँ पे इंपोर्ट हुई, उसको हटा दिया। फिर ये ज़ेलेंस्की को ले आए जो कॉमेडियन था एक। ये सारी चीज़ें रशिया को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका बंदा हटा दिया, ये बंदा अपना ले आए, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट डोर नेबर रशिया है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कश्मीर में शुरू कर दे, अपने बेसिस बनाने की ख्वाहिश जाहिर करें, फ़ौजें भेजने की जाहिर करें, या इंडिया वहाँ पे शो करे, तो हम दोनों को पसंद, ना इंडिया को ये बात पसंद आएगी, ना ये पाकिस्तान को पसंद आएगी। हम दोनों एक दूसरे का एक हद तक लिहाज करते हैं। उसके बाद हमें पता है कि इसके बाद अगर इससे ज़्यादा अगर हम गए तो ये ख़तरे की तरफ बात चली जाएगी। मगर अमेरिका ने ये इन चीज़ों की परवाह नहीं की। वो अपना इंटरेस्ट वहाँ पे, अपनी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपीय ममालिक ने, ये रशिया को बात पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से उन्होंने, रशिया ने इसके ऊपर हमला किया और इधर अपनी सरजमीन, और ये था भी पहले रशिया का ही हिस्सा था ये। तो रशिया ने कहा कि मैं अपना वो हिस्सा वापस लेता हूँ। ये तो एक बहुत ब्रीफ सा मैंने आपको बताया कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया। अभी जो मैं आगे देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि रशिया असल में इस यूक्रेन को महीने, 1.5-2 महीने के अंदर बिल्कुल कब्जा कर सकता था। मगर मसला वहां से शुरू हुआ जब दूसरे ममालिक, यूरोपियन ममालिक ने, अमेरिका ने, नेटो ने अपना असला यूक्रेन को देना शुरू कर दिया और लड़ने के लिए दे दिया, और मुफ्त, वो भी मुफ्त दे दिया, जो रशिया के लिए काफ़ी तकलीफ का बायस बनी। और ये रशिया की जो स्पीड थी वो रुक गई, कब्जा करने की, फतह करने की स्पीड रुक गई, और अब ऑलमोस्ट इधर तक पहुंच गई है कि रशिया अभी स्ट्रगल स्टार्ट कर रहा है, स्ट्रगल स्टेजेस में चला गया, कर नहीं रहा। अभी भी उसके पास ऐसा ऐसा असला मौजूद है जो वो अगर इस्तेमाल करे तो 10-15
20 दिनों के अंदर यूक्रेन को ख़त्म कर दे, मगर उसकी ख़तरे की बात ये कि ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बहुत बात चली जाएगी। मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक मुल्क को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे मुल्क की फाइनेंशियल के ऊपर पाबंदियां लगा दी। तो ये रशिया को ये चीज़ें नज़र आ। अब मैं नहीं देखता कि कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया आपस में एक साथ बैठ सकेंगे, कभी नहीं बैठ सकेंगे। ये बातें अफसोस के साथ तीसरी जंग अजीम की तरफ ही बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज से 6 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर तकरीबन हफ्ता पहले मैंने वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि फिनलैंड एंड स्वीडन ये दोनों मुल्क भी नेटो में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए हैं। आज वो खबरें आ गई हैं कि फिनलैंड और स्वीडन ने दोनों ने अपनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं कि हमें आप नेटो में शामिल करें। अब ये इनका नेटो में आना एक और ख़तरे की बात है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि रशिया का कोई शौक नहीं था लड़ने का, मगर जब दूसरी कंट्रीज ने इंटरफेयर किया तब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। आपको आज की एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों ममालिक के जो बॉर्डर लगते हैं रशिया के साथ और आपस में भी, इनमें एक फौजी भी नहीं है इनकी तरफ, ना रशिया की तरफ से ना फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से। ये इतना सुकून और अमन वाला इलाका है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। मगर अब देखें ये नेटो की तरफ आ रहे हैं, जो रशिया को ये बात पसंद नहीं आ रही, और ऑफ कोर्स ये बात पसंद तो नहीं आएगी उसको कि उसके जो दो ममालिक थे जो बिल्कुल आज तक लड़े नहीं आपस में, एक गोली तक नहीं चली, एक फौजी नहीं वहां पे अब नेटो आ गया और नेटो की डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। तो ये बातें अच्छी नहीं है, मगर हमेशा की तरह अमेरिका का शौक है कि दूसरे मुल्कों के अंदर उंगली देना और जब हालात ख़राब हो जाए फिर वहाँ से भाग जाना। मगर रशिया का आज तक हमने ये तरीका नहीं देखा कि वो किसी और मुल्क के उकसाए, उसको लड़ने पे मजबूर करे और फिर उसको आधे रास्ते छोड़ के भाग जाए। एक और भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि नेटो का मेंबर बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, मगर ये स्वीडन और फिनलैंड ये महीनों में अभी मैंने देखा, मैंने 11 तारीख को वीलॉग किया था, 11 मई को। तो ये हफ्तों के अंदर इसको बना दिया गया, हफ्तों में दिनों के अंदर इसको मेंबरशिप दे दी गई है, देने वाले हैं ये लोग। अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर आपसे बात करूंगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बहुत आसान अल्फाज के अंदर मोटे मोटे पॉइंट रखूंगा। एक बात आपको बताऊं, इसमें किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ये सब देखेंगे हालात किस तरफ जाते हैं। प्रेशर रहा दूसरी तरफ से, पीटीआई से, चौधरी ब्रदर से, तो चीज़ें उनके हक में जाएंगी। प्रेशर नवाज की तरफ से रहा, पीएमएलएन की तरफ से आता रहा, तो उनकी हक में चीज़ें चली जाएंगी। नून का ये कहना कि ये फैसला इनके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ वजीर आजम और वजीर आला बन चुके थे, नहीं ऐसा नहीं है। ये वाकयात अब हो रहे हैं, लोटा से ये वजीर आजम और वजीर आला अब बने हैं। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त मार्च में भेजी थी, वाकयात हो रहे हैं जून में, अप्रैल और जून में हो रहे हैं, 1.5-2 महीने बाद हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया था कि ये काम हो रहा है, लोटे लोग बन रहे हैं, आप इसके बारे में फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिले लिया, मगर पीछे कार्रवाई होती रही है। तो ये अप्लाई होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस मार्च में आ गया था। उसके बाद जो होता रहा है, ये या इनको रुक जाना चाहिए था, इंतजार करते, इन्होंने नहीं इंतजार किया, तो इनके ऊपर ये फैसला लगता है। ये तो होगी आसान सी सिंपल आसान अल्फाज के अंदर आपको समझा दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ नंबर गेम। देखिए, नंबरों के बारे में दोनों के पास पूरे नहीं है, आसान अल्फाज के अंदर। ना पीटीआई के पास पूरे अरकान, ना पीएमएलएन के पास है। पीटीआई के पास ज्यादा है, पीएमएलएन के पास कम है। अभी इसके अंदर अगर कोई ये कहे कि नंबर पूरे करो तब ले जाओ, नंबर पूरे नहीं होते, किसी के पास पूरे नहीं होते। ये आपस में पीटीआई और काफ लीग मिल जाए तब भी नहीं पूरे हो रहे, पीएमएलएन और पीपीपी आपस में मिल जाए तब भी नहीं पूरे हो रहे। अब ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट आई है और उन्होंने ये फैसला दिया जो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान की 75 साल जिंदगी में। ये देखा जाएगा, इसका सबसे आसान तरीका ये रखा जाएगा कि आप जाएं दोबारा इलेक्शन करें, जो ले गया, जो हार गया वो हार गया। इन पेचीदगियों के अंदर अगर हम फंसेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। जिस तरह मैंने कहा, ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वजीर आजम के ऊपर कैसे लागू होता है, उधर उधर एक बात बताऊं, उधर चीजें जरा आसान है क्योंकि उसके अंदर नंबर गेम कम है। उसके अंदर इतने लोगों के ऊपर डिपेंड कम करेगी, जो भी हुकूमत आई वो डिपेंड कम करेगी। अलबत्ता नवाज वाले ज्यादा करेंगे क्योंकि उधर उनके पास पूरे नंबर काफी कम है, उनको पीपीपी भी मिलानी है, पीएमएलएन भी मिलानी है, बाप पार्टी भी मिलानी है, एमक्यूएम भी मिलानी है,
और ANP भी मिलानी है, मौलाना फजल रहमान भी, इतने ज़्यादा बंदे मिलाने हैं। PTI की तरफ ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो आखिरी बात आपसे मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अपने मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए, प्रोग्राम नोट कर लीजिए। सदर ममलिकत 3 से 5 दिनों के अंदर, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक, शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। वो जब नहीं ला सकेंगे तो असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे 3 से 5 दिन का डिले क्यों है? वो इसलिए कि बैक डोर चैनल्स खुले हुए हैं। इमरान खान पहले, सिर्फ मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूँ कई महीने, हफ्ता पहले, कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक किए हुए थे। वो खबर सही साबित हुई। अब इमरान खान ने उन्हीं का कहा हुआ कि मैं नंबर तो खोल दूंगा, इलेक्शन की बात आप लोग मान गए। अभी इमरान खान ने अपनी डिमांड्स बढ़ा दी हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे आप लोग, जिसके अंदर EVM मशीन हो के ना हो, मगर बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का आप हक देंगे। बात अब इस पे आगे फंस गई है। जाने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।